तो अब हम लोग न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के इस चैप्टर में स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्रेन को और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। ह्यूमन ब्रेन को और ज्यादा फिजियोलॉजिकल बेसिस पर जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन एनसीईआरटी ने इसमें भी एक लिमिटेशन दे रखा है कि हमें यहीं तक जाना है। तो मैंने आपको बार बार बोला है कि आपको बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, जितना एनसीईआरटी ने कहा है उतना ही पढ़ना है, थोड़ा सा फंडामेंटल क्लियर करते हुए चलना है, लेकिन ज्यादा स्ट्रेस नहीं डालना है, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। तो बात करते हैं, मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, इतनी बात हो गई थी। अब हम बात करते हैं जब फोर ब्रेन की, तो फोर ब्रेन में मैंने आपको बताया था ना कि डायंसेफेलॉन होता है, लिम्बिक सिस्टम होता है और सेरेब्रम होता है। सेरेब्रम में भी आपको मैंने बताया था कि ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स जिसको हम कहते हैं रियल में, तो ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स का एक पार्ट होता है और उसके नीचे कुछ बेसिक कुछ फंडामेंटल यहां पर पार्ट्स होते हैं। तो इसके अपने कुछ डिवीजन है जिसमें डायंसेफेलॉन की जब हम बात करते हैं, लिम्बिक सिस्टम की बात करते हैं, सेरेब्रम की बात करते हैं, यानी सेरेब्रल जो कॉर्टेक्स है उस पर ज्यादा स्ट्रेस देते हुए हम यहां पर बात कर रहे हैं। तो वो किस तरीके से अटैच्ड होगा, कैसे उसका ऑर्गेनाइजेशन होगा, अब हमें उसी के बारे में बात करना है। मैंने पिछली बार भी बताया था कि ब्रेन के 2 पार्ट्स हैं, है ना, और ये आपस में कॉर्पस कैलोसम के फाइबर्स के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। अधिकतर मामलों में क्या होता है कि यहां पर फाइबर्स जो होते हैं, नर्व फाइबर्स जो हमारे बॉडी में पहुंचती हैं या ब्रेन के सेंटर तक पहुंचने के बाद जो मोटर इंफॉर्मेशंस होते हैं जो वापस लौट रही होती हैं, वो क्रॉसिंग उनका होता है, ठीक है, अधिकतर मामलों में। हालांकि न्यूरो एनाटॉमी जब आप एमबीबीएस में पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा, कुछ स्ट्रेट भी सीधे सीधे राइट साइड का राइट साइड में ही फाइबर्स आ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे मामलों में जो मैक्सिमम कंडीशंस में ऐसा ही होता है कि जो सेंसरी फाइबर्स होते हैं वो भी क्रॉस कर जाते हैं बीच के रास्तों में। समझ रहे हैं आप? ये ट्रैक होता है ना, इस ट्रैक से जब जाएंगे, उस ट्रैक का रास्ता कहां से मिलता है? स्पाइनल कॉर्ड से मिलता है, ठीक है। तो अब आप समझेंगे कि जब हम ब्रेन की बात कर रहे हैं और उसके फिजियोलॉजिकल फंक्शन को समझने की बात कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए ब्रेन तक सिग्नल को पहुंचाने के लिए साइड में स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड 2 तरीके से डिसीजन बनाता है। एक तो ऐसा इंफॉर्मेशन जिसको वो तुरंत खुद से ही रिप्लाई भेज सकता है, यानी स्पाइनल कॉर्ड खुद ही कुछ बातों का जवाब दे सकता है, तो उसके लिए वो रिफ्लेक्स आर्क का इस्तेमाल करके जवाब तुरंत दे देता, ऑन स्पॉट। जैसे अचानक आपको किसी ने सुई चुभो दिया, तुरंत कुछ पूछना नहीं पड़ता, तुरंत आप अपना हाथ हटा लेते हैं। क्यों? क्विक एक्शन है। किस लिए? क्योंकि तुरंत वो सर्वाइवल के लिए जरूरी है। कौन करा रहा है? स्पाइनल कॉर्ड करा रहा है। कैसे? रिफ्लेक्स आर्क के द्वारा। सही बात। लेकिन अगर मान लीजिए कोई आपसे ऐसा सवाल पूछा जाए, जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, तो आप सोचेंगे मैं आपका टीचर हूं, अब क्या जवाब दूं? होगी तो भी आप सोचेंगे नहीं बताना है, या फिर आप सोचेंगे बताना भी है तो बड़े भाई हैं, फ्रेंडली हैं, तो इनसे बता भी देना चाहिए, लेकिन कैसे बताएं? तो ये सारी जब बातें आती हैं तो ऐसा नहीं कि आप तुरंत बोल देंगे नहीं है, या ये बोल देंगे हाँ हाँ है, ऐसा नहीं होता है। ये रिफ्लेक्स एक्शन का मामला नहीं है। इसमें क्या करेंगे? आप प्रोसेस करेंगे, बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। बता दूंगा तो कहीं पापा को ना बता दें। सही बात है ना? तो इसमें क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन आपको मैंने बोला, मींस जो आपको इंफॉर्मेशन पहुंचा आपके कानों में, अब वो क्या होता है, उसको आपने सुना, फिर सुनने के बाद आप उसको प्रोसेस करते हैं, क्या करना चाहिए, इस बात पे क्या जवाब देना चाहिए, फिर आप देख करके बचा करके आप उसका आंसर देते हैं। कहने का मतलब यह है कि ऐसे इंफॉर्मेशन जिसमें सोचने की जरूरत पड़ती है, कुछ प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत पड़ती, तो ऐसे इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भेजे जाते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा या फिर स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा जाता है। कुछ मामलों में क्या है, ये भी तो हमारे रिसेप्टर्स हैं, कान है, आंखें हैं, नाक है ना, टंग पे जो टेस्ट रिसेप्टर्स हैं, ये सारे के सारे सिग्नल को भेजते हैं ब्रेन पर। ब्रेन उसको समझता है, फिर उसके हिसाब से काम करता है। कौन सा हिस्सा कैसे काम करता है, अब हमें उसी के बारे में सोचना है। मेरे अभी तक के कहने का मतलब यह था कि जो सिग्नल पहुंच रहे हैं ये ऊपर पहुंच के क्रॉस हो जाते हैं। ठीक, इतना समझ में आया। अब मैं यहां पर आपको यह बताना चाहता हूं कि ये कैसे ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। ठीक है, एक एक के पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। हाइपोथैलेमस है, थैलेमस है, एपिथैलेमस है। मैंने आपको बताया भी था कि एक छोटा सा मिड ब्रेन के ऊपर के हिस्से पे मैं चल रहा हूं अभी आपको। ये है आपका हाइपोथैलेमस, एक बेसिक स्ट्रक्चर बना रहा हूं। फिर ये है आपका थैलेमस, और थैलेमस के पास में होता है यहीं पर एपिथैलेमस, जो कि पीनियल ग्लैंड है। ठीक है, और इस हाइपोथैलेमस
थैलेमस और इपीथैलेमस जो साइड में थोड़ा सा इसके पड़ा हुआ पार्ट है, और ये जो पार्ट है यहां पर आप देख रहे हैं, ये है आपका सेरेब्रम का पार्ट है, जिसमें सेरेब्रल कॉर्टेक्स इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने आपको बताया था कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स के नीचे कुछ सब कॉर्टिकल न्यूक्लियाई होती हैं, ठीक है, यहीं पर होती है ना, जिसको लिम्बिक सिस्टम का पार्ट मानते हैं। इसमें हिप्पोकैम्पस होता है, एमाइगडेला होता है, सेप्टम होते हैं, समझ गए आप। तो यहां पर कुछ खास हिस्से होते हैं। अब हमें समझना होगा ये हाइपोथैलेमस करता क्या है, ठीक है, थैलेमस करता क्या है, पिनियल ग्लैंड करता क्या है, ये लिम्बिक सिस्टम जो यहाँ पर कुछ छोटे छोटे जो न्यूक्लियाई होते हैं इस व्हाइट मैटर में, पिछला लेक्चर आप देख लीजिएगा अगर नहीं समझ में आया होगा। तो यहाँ पर जो व्हाइट मैटर में जो छोटे छोटे न्यूक्लियाई ये क्या करते हैं, फिर ऊपर जो सेरेब्रम है ये क्या करता होगा, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है, हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का ये सेंटर होता है। और मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए आपकी बॉडी का टेम्परेचर मैंने सेट कर दिया, नेचर ने सेट कर दिया 37 डिग्री सेल्सियस। फीवर जब होता है तो आपको ठंडक क्यों लगती है, जानते हैं क्यों लगती है? ऐसा नहीं है कि उस समय आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस नहीं है, ऐसा नहीं है। आपकी बॉडी का टेम्परेचर का सेट पॉइंट क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब होता क्या है, जब आपको फीवर, जब आपको आपकी बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो उसके रिस्पॉन्स में बॉडी में फीवर होता है। बॉडी में फीवर होता है तो बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, इम्यून सिस्टम है, वो करता क्या है कि टेम्परेचर का सेट पॉइंट 37 पॉइंट समथिंग पे लेके चला जाता है, 37.5 डिग्री या 38 डिग्री पे लेके चला जाता है। तो अब क्या होगा कि बॉडी का जो टेम्परेचर का सेट पॉइंट है वो 37 ना होकर के फीवर के समय जो क्राइटेरिया होती है वो थोड़ी ऊपर उठा दी जाती है। तो होगा क्या कि अब क्राइटेरिया थोड़ा ऊपर उठ गया है, तो होता ये है कि हमें 37 डिग्री सेल्सियस पे हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमें ठंडा लगने लगता है, हमें लगता है कि हमें गर्म करके अपने बॉडी को कहाँ तक ले जाना है, 37.5 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए हम उस समय ठंडा लगने लगता है, हम रजाई ओढ़ के सोने की कोशिश करते हैं, चाहते हैं कि हम गर्म बने रहें, और बॉडी भी गर्म हो जाती है, पूरी एनर्जी इस तरीके से प्रोड्यूस की जाती है कि बॉडी का पूरा टेम्परेचर अब इस लेवल पे सेट हो जाए, ठीक है। तो ये टेम्परेचर का सेटिंग पॉइंट कौन है, हाइपोथैलेमस। इसी तरीके से भूख लगना, पानी पीने का जो सेंटर है वो हाइपोथैलेमस ही है। आपको मैं बता दूं, भूख आपके पेट को नहीं लगता है, भूख लगता है हाइपोथैलेमस को। कैसे? वो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को चेक करता रहता है। ग्लूकोज के लेवल को चेक करके हाइपोथैलेमस, जो ब्रेन के भीतर ये जो हिस्सा है, जो ब्रेन के भीतर ये हाइपोथैलेमस है, यहां से जब ब्लड का सर्कुलेशन गुजरता है तो वो ब्लड में ग्लूकोज का कितनी मात्रा है उसके आधार पर ट्रेस कर लेता है कि ग्लूकोज का लेवल कम हो रहा है, भूख लगना चाहिए। तो भूख कौन लगाता है? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस भूख और प्यास का सेंटर है। हाइपोथैलेमस तमाम तरीके के हार्मोन्स रिलीज करता है। आपको सर ने पढ़ाया होगा, एंडोक्राइन सिस्टम में आप हाइपोथैलेमस के डिफरेंट हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं। आपको पता है ना, हाइपोथैलेमस क्या करता है? पूरा का पूरा पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है और पिट्यूटरी में अपने हार्मोन्स भी भेजता है, ठीक है। ये सारी चीजें आप जानते हैं। अब इसके अलावा ये हाइपोथैलेमस की बात हो गई। हाइपोथैलेमस किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, ये जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एनसीईआरटी में दिए हैं उसको मैंने यहाँ कलेक्ट कर लिया है। इसके अलावा जब हाइपोथैलेमस से ऊपर चलते हैं थैलेमस के पास, थैलेमस ये है थैलेमस। इसको देखें आप, थैलेमस क्या करता है? थैलेमस के ऊपर अब हमारे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, है ना, जिसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं, जिसको इन जनरल सेरेब्रम, लेकिन सेरेब्रम में भी जो इंपॉर्टेंट है वो जो सेरेब्रल या सेरेब्रल हेमिस्फीयर आप जिसको कहते हैं, या सेरेब्रम, तो उसमें जो कॉर्टिकल हिस्सा होता है उसमें कई अलग अलग जोन बटे होते हैं। तो ये थैलेमस के जस्ट ऊपर होता है। थैलेमस के ही आसपास में मैंने आपको बताया था लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम के ऊपर होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स का हिस्सा। तो अब ये ऊपर का जो पार्ट है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। आपको मैं बता दूं कि ये जो लिम्बिक सिस्टम है यहां पर जिसको मैं दिखा रहा हूं, ठीक है, लिम्बिक सिस्टम, ये लिम्बिक सिस्टम छोटा सा है, बस यहीं तक एक रीजन है। कभी आप देख लीजिएगा इमेज में, गूगल में, बहुत कॉम्प्लेक्स है फिगर्स, इसलिए मैं यहां सिंप्लीफाइड करके बता रहा हूं। लिम्बिक सिस्टम के नीचे है हाइपोथैलेमस, लेकिन हाइपोथैलेमस और थैलेमस है। मैं थैलेमस के फंक्शन के बारे में बता रहा हूं। थैलेमस क्या करता है कि इसके पास नर्व फाइबर्स होते हैं, और इसका काम आप यूं समझ लें कि जैसे एक बड़ा सा ऑफिस है जिसमें एक रिसेप्शन पे बैठा हुआ ये आदमी है,
थैलेमस क्या है? रिसेप्शन पे बैठा हुआ, जैसे कोई किसी बड़े से ऑफिस में रिसेप्शन पे बैठी हुई कोई महिला, कोई लेडी होती हैं, वैसे ही थैलेमस है। ये करता क्या है? ये थैलेमस सिंपल सा नीचे से हमारी बॉडी से आ रहे इंफॉर्मेशन को पूछता है किस मामले का है, कैसा है। समझ रहे हैं आप? जैसा इंफॉर्मेशन होता है वैसे ही ब्रेन के हायर सेंटर में उनको भेजता रहता है। ठीक है, बात समझ गए आप? होता क्या है कि अगर इंफॉर्मेशन टेस्ट का है तो टेस्ट वाले सेंटर पे भेज देगा। समझ गए? ये काम कौन कर रहा है? थैलेमस कर रहा है। ऐसे विजन के सेंटर्स को भेजे जाने वाले इंफॉर्मेशन है, सेंसरी इंफॉर्मेशन, तो विजन के सेंटर पे भेज देगा। सुनाई देने के हैं, ऑडिटरी है, तो उधर भेज देगा। तो होता क्या है? रिले करने का काम करता है, भेजने का काम करता है। रिसेप्शन पे बैठी हुई एक लेडी है ये। ठीक है, इतना ही नहीं, ये ऊपर से जब इंफॉर्मेशन बन करके आती, मान लीजिए आपने कुछ देखा और उसके हिसाब से आपको रिस्पॉन्स करना है, तो मोटर रिस्पॉन्स के जो सिग्नल आते हैं वो सिग्नल कहां जाने चाहिए। अगर मान लीजिए आपने आपको दिखाई दिया आग सामने लगी हुई है, तो हुआ क्या? आपने देखा तो उसने तुरंत जो है इंफॉर्मेशन ब्रेन के विजन सेंटर को भेज दिया कि भाई यहां आग लगी हुई है, ऐसा रिले कर दिया थैलेमस ने। थैलेमस इसके बाद क्या करता है? वापस आ रही इंफॉर्मेशन को कि अब यहां से भागना चाहिए, तो मसल्स को इंफॉर्मेशन देने के लिए मोटर रिस्पॉन्स को भी सही डायरेक्शन देता है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो एक इन शॉर्टकट अगर हम बात करते हैं तो थैलेमस क्या करता है? एक रिले सेंटर का काम करता है, कोऑर्डिनेट करता है कि ब्रेन का जो इतना बड़ा हिस्सा है उसमें इंफॉर्मेशन कहां जानी चाहिए। ठीक है, तो थैलेमस क्या करता है? ये कोऑर्डिनेट करता है। ये कोऑर्डिनेट करता है सेंसरी और मोटर फंक्शन को। कौन? थैलेमस। ठीक है, तो थैलेमस का ये काम होता है। ये रिले सेंटर है, कोऑर्डिनेट करता है सेंसरी और मोटर फंक्शन को। अब इसी के जस्ट ऊपर है, यहां पर एक मैंने बताया था ना, कुछ सब कॉर्टिकल न्यूक्लियस होते हैं जिसपे हिप्पोकैम्पस, एमिग्डाला, बहुत डिटेल में आपको पढ़ना है एमबीबीएस में, डरना नहीं है। तो ये जो पार्ट हैं लिम्बिक सिस्टम के, ये जो पार्ट्स हैं, तो अब इनके बारे में देखते हैं। लिम्बिक सिस्टम होता क्या है? लिम्बिक सिस्टम जो बना होता है वो एमिग्डाला, हिप्पोकैम्पस के द्वारा बना होता है। तो ये बॉडी के जितने भी, खासतौर पे एक टर्म तो याद ही रखिएगा, ठीक है, वो एक टर्म याद रखिएगा लिम्बिक सिस्टम के बारे में कि सेक्सुअल बिहेवियर हमारे बॉडी में जैसे एक्साइटमेंट, प्लेजर, गुस्सा, डर, इमोशनल रिएक्शंस, उन सारी चीजों को यही कंट्रोल करता है। कौन? लिम्बिक सिस्टम। यानी लिम्बिक सिस्टम क्या है? हमें जानवरों वाली एक्टिविटीज के लिए प्रेरित करता है। लिम्बिक सिस्टम आपने देखा है, अगर आप देखें तो यहां पर आप देखें, प्लीज इसको अभी आप बाद में ले चलिए, यहां दिखाइए। देखिए हमें अगर आप देखें थैलेमस के जस्ट ऊपर का जो पार्ट है, अगर आप देखें लिम्बिक सिस्टम को देखें, तो लिम्बिक सिस्टम एक ऐसा पार्ट है जो एकदम जानवरों जैसा काम कराता है। कोई सोचने जैसी बात नहीं है। हमें प्यार होता है तो क्या इसमें अक्ल लगती है क्या? नहीं। हमें गुस्सा आता है तो क्या इसमें अक्ल लगती है क्या? क्या हमें कुछ सोचना पड़ता है क्या? नहीं। हमें कोई सेक्सुअल बिहेवियर है तो क्या इसमें कुछ सोचना है क्या? नहीं। यानी ये एक ऐसा फंक्शन है जो हमारे एनिमल एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है। मतलब प्लेजर है, फियर है, रेज है, ठीक है। इसी तरीके से इमोशंस हैं जो कि एक बस हो जाते हैं तो हो जाते हैं, ऐसे एक्टिविटीज को, यानी जिसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगता, ठीक है, तो वो लिम्बिक सिस्टम से कोऑर्डिनेट। जबकि इसी के जस्ट ऊपर नेचर ने हमारे लिए, हम इंसानों के लिए सेरिब्रम को बनाया। सेरिब्रम को क्यों बनाया? ताकि हम इस तरीके की एक्टिविटीज पर भी कंट्रोल पाते हुए कुछ और भी सोच सकें। बात समझ रहे हैं? होता क्या है, हम कहते हैं हम बड़े इमोशनल हैं, हम ऐसे हैं वैसे हैं। ऐसा नहीं है। अपने ब्रेन से सीखने की कोशिश करिए। ईश्वर ने, ऊपर वाले ने, नेचर ने हमें इतना बड़ा ब्रेन में बहुत बड़ा हिस्सा इस बात का दिया है कि हम कोई भी फंक्शन सोच समझ के करें। तो लिम्बिक सिस्टम के ऊपर का जो हिस्सा है ये हमें मेमोरी के लिए, इंटेलिजेंस के लिए, कुछ ऐसी समस्या आ गई जो पहले कभी नहीं थी तो उस पर आइडियाज बनाने के लिए यहां पर सेंटर होता है सेरिब्रम का। और इसीलिए जरूरी है कि हम सेरिब्रम को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करें, सेरिब्रम के जो हिस्से हैं उनको ज्यादा से ज्यादा एक्टिवेट करें। तो कहीं ना कहीं हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमें इंस्पायर करता है अच्छे काम करने के लिए, बताता है कि आप अपनी कीमत समझिए, आप बहुत महत्वपूर्ण हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए लिम्बिक सिस्टम करता है क्या है? सेक्सुअल बिहेवियर, मोटिवेशन, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन, एक्साइटमेंट,
प्लेजर, रेज, फियर, इन सारी एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं उसके ऊपर के हिस्से, लिम्बिक सिस्टम के ऊपर। लिम्बिक सिस्टम के ऊपर क्या चढ़ा हुआ है, अगर आप देखें तो यहां से एक बार प्लीज यहां लेकर के आए आप। देखिए लिम्बिक सिस्टम के ऊपर एक बहुत बड़ा पार्ट है सेरिब्रम का, है ना। सेरिब्रम को जब आप देखते हैं तो ये तो कट किया गया इसलिए भीतर का दिख रहा है ना, वरना ऊपर से देखेंगे 3D में तो आपको सिर्फ और सिर्फ सेरिब्रम का हिस्सा दिखता है। ये है सेरिब्रम का हिस्सा। इस सेरिब्रम के हिस्से में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एक सेंट्रल सल्कस। यहां से आप शुरू करिए, सेंट्रल सल्कस। सेंट्रल सल्कस के जस्ट पीछे सेंसरी एरिया होती है, सोमेस्थेटिक एरिया, प्राइमरी सोमेस्थेटिक एरिया, या जिसको हम कहते हैं सेंसरी एरिया, वो होती है। और उसी के जस्ट पीछे होता है सोमेस्थेटिक एसोसिएशन एरिया। आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ना कि ब्रेन में स्पेसिफाइड फंक्शन करने वाले कुछ एरियाज होते हैं और उनके जूनियर भी होते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे सेंसरी एरिया है तो सेंसरी के एक्शन को, सोमेस्थेटिक या सेंसरी एक ही टर्म हुआ, तो सोमेस्थेटिक या सेंसरी फंक्शंस को एसोसिएट करने वाले एरिया भी होंगे। ऐसे ही आप यहां पर देखेंगे अगर मोटर एरिया है तो मोटर का भी एसोसिएशन एरिया भी होगा। बात समझ पा रहे हैं आप? मोटर एरिया है तो मोटर का एसोसिएशन एरिया भी होगा। तो कैसे याद करेंगे? एक्चुअल में इस बात को समझने से पहले ब्रेन के लोब्स आपको पता होना चाहिए। देखिए ये है फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, और इधर साइड में है टेम्पोरल लोब और पीछे ऑसिपिटल लोब। अब इसके भीतर जब हम डिटेल में इनके एरियाज की स्टडी की गई तो पता चला कि सेंट्रल सल्कस के पीछे एक सल्कस मींस यहां पर खांच होती है, ग्रूव होता है, तो उसके पीछे सेंसरी एरिया होती है जो प्राइमरली जिसका बेसिक फंक्शन होता है सेंसरी इंफॉर्मेशन को लेकर के आना, और इसी के पीछे इसके ऑफिस बनी होती है जिसमें जूनियर लोग काम कर रहे होते हैं। जूनियर मतलब मैं एक कहानी के रूप में बता रहा हूं, सोमेस्थेटिक्स एसोसिएशन एरिया होती है। और इसी सेंट्रल सल्कस से आगे प्राइमरी मोटर एरिया होता है कि इनसे इंफॉर्मेशन लेने के बाद क्या करना है उसके बारे में प्लानिंग करने के लिए, उसको एसोसिएट करने के लिए, उसको सेंसरी फंक्शंस के अकॉर्डिंग, सेंसरी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मोटर फंक्शंस के लिए प्राइमरी मोटर एरिया होता है। और इसकी भी अपनी ऑफिस होती है इसी से जुड़ी हुई मोटर एसोसिएशन एरिया। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे ऑसिपिटल लोब में होता है विजुअल कॉर्टेक्स का जोन। तो यहां पर क्या होता है? विजुअल कॉर्टेक्स का जोन होता है और इसी के बगल में होता है विजुअल एसोसिएशन एरिया। अब यहां पर बहुत सारे डिटेल हम जा सकते हैं लेकिन मैं जाना नहीं चाहूंगा। ठीक है, एनसीईआरटी ने जितना बोला है उतना ही मैं आपको बता रहा हूं। ये इसका स्पेसिफाइड फंक्शन होता है और इससे इंफॉर्मेशन लेने के बाद मान ली विजन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पहुंची तो वो कैसे प्रोसेस की जानी चाहिए, वो काम एसोसिएशन एरियाज का होता है। ऐसे ही यहां पर आप देखेंगे टेम्पोरल लोब के हिस्से में प्राइमरी ऑडिटरी एरिया होता है जो सुनने के पिच को, इंटेंसिटी को महसूस करता है और उसको सही तरीके से प्रोसेस करने के लिए यहां ऑडिटरी एसोसिएशन एरियाज भी होते हैं। ठीक है, ये हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स का जो ऊपर से दिख रहा है हिस्सा है उसको हम देख रहे हैं, यहाँ पे सेरिब्रम के हिस्से को देख रहे हैं। यहां पर आप देखेंगे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है जो कि हाईली इंटेलिजेंस से रिलेटेड होता है। लोग कहते हैं ना आपका मतलब, वो तो गांव की भाषा हो गई लेकिन सच्चाई कहीं ना कहीं उससे लिंक होती है। प्री फ्रंटल यानी यहाँ का जो हिस्सा है ये कहीं ना कहीं आपके इंटेलिजेंस, आपके मतलब ऐसे फंक्शंस जो कि आपके व्यक्तित्व, आपके पर्सनालिटी को बेहतर बना सकता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। इसमें ऐसी एक्टिविटीज जो कभी ना आपके सामने हुई हो, मान लीजिए एग्जाम में कई बार होता है ना कि आप देखे होंगे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कम मेहनत करके भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो उनका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बहुत ज़्यादा एडवांस होता है। कोई ऐसी समस्या जो कभी उन्होंने देखा नहीं लेकिन फिर भी अपने ब्रेन के एसोसिएशन एरियाज की मदद से वो एग्जीक्यूट करते हैं ऐसा फंक्शन कि उस ऐसे नए क्वेश्चन का भी आंसर बना सकते हैं। तो ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की वजह से होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसकी वजह से ही कोई इंटेलिजेंट हो पाए। हम बाकी सारे एरियाज जो होते हैं सब में एक जैसे ही होते हैं लेकिन इसमें थोड़ा अंतर होता है, इसी वजह से IQ की बात कही जाती है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अब तक हम लोगों ने कवर किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने कॉर्टेक्स के, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के जो पार्ट्स थे उनको कवर किया। उसके भीतर, उसके नीचे था लिम्बिक सिस्टम, उसको कवर कर लिया, है ना। और उसके नीचे था, यहां पर ही आप देखेंगे कॉर्पस कैलोसम होता है जो दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ता है।
आप देखते होंगे, मैंने आपको बताया ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं, आप 8, 9, 10 से पढ़ते आए हैं। तो ये क्या होता है, दोनों एसोसिएट होने के लिए नर्व के फाइबर्स ट्रैक जो होते हैं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। कई बार क्या होता है सीजर्स में क्या होता है कि इसको कट करना पड़ता है कॉर्पस कैलोसम को। कई बार एपिलेप्सी के पेशेंट्स में जनरलाइज्ड जब टोनिक क्लोनिक सीजर्स के बहुत सारे पेशेंट्स में इस कॉर्पस कैलोसम के जो एसोसिएशन एरियाज हैं उनको कट करना पड़ता है। तो ये है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बारे में मैंने बताया, ये सारे एरियाज सेरेब्रल कॉर्टेक्स से ही एसोसिएटेड थे। उसके भीतर लिम्बिक सिस्टम है जो मैंने बताया सेक्स, इमोशंस, रेज, फियर, है ना, उनसे रिलेटेड है। उसके नीचे मैंने आपको बताया था थैलेमस। थैलेमस में मैंने आपको बताया रिले सेंटर है, कौन सा बात कहाँ भेजना है। मैंने अभी आपको दिखाया था ना कि अगर विजन की बात है तो यहाँ पीछे भेजता है थैलेमस, है ना। अगर मान लीजिए सेंसरी इंफॉर्मेशन है तो यहाँ भेजना है, हियरिंग की इंफॉर्मेशन है तो यहाँ भेजेगा। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो अभी तक कभी देखी नहीं गई थी तो उसको यहाँ भेजेगा। तो ये काम कौन कर रहा है, रिले सेंटर। कौन है, थैलेमस। ठीक, इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, हमारे भूख के लिए, पानी पीने के लिए, हमारी बॉडी के टेम्परेचर के लिए, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, सेक्सुअल बिहेवियर के लिए यहाँ पर सेंटर होता है। हार्मोन्स भी, हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए यहाँ हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं। ठीक, इसके बाद मैंने आपको बताया इसके नीचे क्या होता है, यहाँ पर हम जानते हैं ना कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना, तो इसमें सुपीरियर कॉलिकुलाई, इंफीरियर कॉलिकुलाई। सुपीरियर कॉलिकुलाई क्या करती है, ये नर्व, ये विजन का जो ट्रैक होता है, विजुअल रिफ्लेक्सेस का एक हिस्सा है। तो इसको आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बस अभी रट लीजिए। सुपीरियर कॉलिकुलाई मिड ब्रेन का मैं आपको बता रहा हूँ, अभी हम मिड ब्रेन पर चल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सुपीरियर कॉलिकुलाई जो कि विजन के रिफ्लेक्सेस में काम करती है। इंफीरियर कॉलिकुलाई ये ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस में काम करता है। और इसी के नीचे होता है, आप देखेंगे पॉन्स। पॉन्स क्या होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर यहाँ पर होता है। और उसी के नीचे होता है मेडुला। मेडुला में भी रेस्पिरेशन के से रिलेटेड सेंटर होते हैं। बहुत डिटेल में नहीं जा सकता मैं अभी, क्योंकि वो हमारा टारगेट भी नहीं है। रेस्पिरेशन कार्डियक सेंटर होता है यहाँ पर। और इतना ही नहीं, गैस्ट्रिक सिक्रीशन से भी रिलेटेड यहाँ पर सेंटर होते हैं। ठीक है, तो गैस्ट्रिक सिक्रीशन कितना होना चाहिए, कार्डियक फंक्शंस कब फास्ट स्लो करना है, रिस्पायरेशन से रिलेटेड कब हमें तेज तेज सांस लेना है उसके लिए। फिर यहाँ पर क्या होता है, इसके ऊपर मैंने बताया था पॉन्स होता है। पॉन्स के लिए मैंने आपको बताया ये भी रिस्पायरेशन को ही कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, तो आपने मेडुला को समझा, मेडुला बहुत खास होता है। इवन मैं आपको बता दूं कि यहाँ वोमिटिंग सेंटर भी होता है इसी मेडुला में। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि जो हम दवाइयाँ डिज़ाइन करते हैं उस मेडुला को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं ऐसी दवाइयों के द्वारा। फिर यहाँ सेरिबेलम की बात आती है, हाइंड ब्रेन में हम पहुंच चुके हैं ना। तो हाइंड ब्रेन में क्या होता है, ये जो सेरिबेलम का हिस्सा है, सेरिबेलम हमारी बॉडी के इक्विलिब्रियम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम इसकी डिटेल में इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि एनसीईआरटी ने बोला नहीं है, तो हमारा मकसद भी नहीं है कि हम बेकार का हम आपको उस डायरेक्शन में ले जाएं जहां से आपको दिक्कत हो। तो ये क्या है, हमारी बॉडी के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको पूरे डिटेल में पढ़ना है सेरिबेलम को आपको, लेकिन चूंकि आपको कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहता जिससे आपका एग्जाम में ज़्यादा दिक्कत हो, तो वो चीज़ें नहीं ठीक होंगी। ये बॉडी के इक्विलिब्रियम के लिए, हमारे स्पीच के मूवमेंट के लिए, और इवन मैं आपको बता दूं कि जैसे हम खड़े हैं, ठीक है, तो मैं बॉडी का जो इक्विलिब्रियम पोस्चर कैसे मेंटेन होना चाहिए, इसके लिए सेरिबेलम काम करता है। आप देखेंगे जब आप एज ए मेडिकल स्टूडेंट, जब आप न्यूरोलॉजी के जब आप टॉपिक्स पढ़ेंगे तो आपको पता चले बहुत सारे टेस्ट होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें क्या होता है कि ये फाइन मूवमेंट्स में कई तरीके से मदद करता है। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि आप प्रॉपर अपने फिंगर से अपने नोज को यहाँ पर आप टच करिए, तो इस एक्टिविटीज़ में बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करने की। तो ऐसे मतलब ऐसे स्किल्ड मूवमेंट के लिए सेरिबेलम की ज़रूरत पड़ती है। हम जब एक सीधे रास्ते पर चलते हैं तो आप देखेंगे कि उसके लिए भी सेरिबेलम की ज़रूरत पड़ती है। हम आपको एक सीधी लाइन पे चल पा रहे हैं क्योंकि सेरिबेलम काम करता है। अगर सेरिबेलम डिसफंक्शन करे तो क्या होगा, हमारी बॉडी का इस तरीके का इक्विलिब्रियम नहीं बन सकता, हम सीधी लाइन पे नहीं चल सकते। आपने देखा होगा शराब पीने वाला इंसान क्या करता है, आप देखेंगे वो लड़खड़ा के चलता है। क्यों? क्योंकि उसके सेरिबेलम प्रॉपरली इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए उनको दिक्कत होती है जब शराब पीने के बाद। इसी तरीके से हम जो जुबान से जब हम बोलते हैं तो आप देखेंगे कि इस पूरे
प्रोसेस को सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए भी, यानी टंग के मसल्स का मूवमेंट को भी कंट्रोल करने के लिए भी सेरिबेलम मदद करता है। तो अल्टीमेटली मस्कुलर मूवमेंट, और वो भी खास तौर पे जहां पर कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज़्यादा फाइन होनी चाहिए, प्रिसाइज होनी चाहिए, ऐसे कामों के लिए सेरिबेलम काम कर रहा है। लेकिन इतना ना याद रहे तो बस इतना समझिए कि बॉडी के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए सेरिबेलम का इंपॉर्टेंस होता है। यहाँ पर बहुत सारे सेंटर्स होते हैं मेडुला में। पॉन्स का थोड़ा इंपॉर्टेंस है, बस रिस्पायरेशन का होता है, ये केवल रिफ्लेक्सेस में काम करते हैं। हाइपोथैलेमस का इंपॉर्टेंस होता है, तो आप मेडुला का इंपॉर्टेंस समझिए, हाइपोथैलेमस का समझिए। थैलेमस क्या है, रिले सेंटर बनाता है। लिम्बिक सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया, कॉर्टेक्स के बारे में बताया। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत स्पेसिफिक हैं लेकिन एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया, ब्रोकाज एरिया, वर्निकेज एरिया, तो वो सारी चीज़ें मैं जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उस पर सवाल मुझे नहीं लगता बनेगा, और 95% उम्मीद है नहीं बनेगा, तो इसलिए मैं उस पर नहीं जाऊंगा। क्योंकि ऐसे चीज़ें नहीं पढ़ना है जो सवाल ना बने और आप उसमें परेशान हो, तो ऐसा ठीक भी नहीं होगा। ज़रूरी हुआ तो मैंने हल्का सा हिंट आपको नेक्स्ट लेक्चर में दे दूंगा जो इस तरीके से खास एरियाज़ हैं, लेकिन आपको बहुत डिटेल में जा करके पढ़ना नहीं है।